हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 5.3 इसके 17 क्वेश्चंस तक कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आए भी होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 है क्या। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, स्पाइरल। जैसा कि आकृति 5.4 यानी इसमें आपको दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, यानी कि केंद्र ए से शुरू करना है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, यानी कि एक बार ए फिर उसके बाद बी को केंद्र मानना है, से लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, फिर इस तरीके से जो त्रिज्याएं दी गई है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचा गया है और इससे एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है ये L1 जो है एक अर्धवृत्त हुआ, फिर L2 दूसरा अर्धवृत्त हुआ, और फिर L3 तीसरा अर्धवृत्त, फिर L4 जो है चौथा, फिर इस तरीके से L5, L6, L7, इस तरीके से कुल कितने अर्धवृत्त बनाए गए हैं? 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई हमको बतानी है। तो कुल लंबाई का मतलब क्या? अगर हम लंबाई देखेंगे तो वृत्त में लंबाई होती क्या है? उसका उसका जो परिमाप यानी कि परिधि, सर्किल में तो परिधि होती है, वृत्त में परिधि होती है। तो अगर अर्धवृत्त है तो अर्ध परिधि निकलेगी, यानी L1 की लंबाई जो होगा, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, उसका आधा यानी πr होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा। अगर हम L1 की बात करें, L1 की, तो आप सबको पता है कि ये जो L1 है वो अर्ध परिधि है सेंटर ए पर, और जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है कितनी? 0.5 है कि नहीं। फिर दूसरा वाला जो L2 है उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यानी ये इतना और फिर इतना, और ये पूरा दिया गया है कितना? 1.0। फिर इसके आगे जो L3 है यानी ये है ये, तो उसके लिए त्रिज्या ये हो जाएगी, और ये कितना दिया हुआ है 1.5। फिर आगे L4 के लिए त्रिज्या B हो जाएगी। ये तो बोला ना केंद्रों A और B को लेते हुए बारी बारी से, यानी L1 के लिए केंद्र A है, L2 के लिए केंद्र B है, फिर L3 के लिए केंद्र A हो जाएगा, और फिर L4 के लिए फिर से केंद्र B हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना क्या है, त्रिज्याएं अगर आपको पता चल जाती है तो उनकी अर्ध परिधि निकाल लीजिए और साथ ही साथ उनको जोड़ दीजिए, तो फिर हमको निकल जाएगा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। ठीक है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो प्रथम अर्धवृत्त है, तो जो प्रथम अर्धवृत्त है ये, उसका जो अर्ध परिधि मतलब जो L1 होगी यानी लंबाई जो होगी उसकी अर्ध परिधि, यानी प्रथम अर्धवृत्त की अर्ध परिधि जो होगी वही L1 है। तो L1 कितना हो जाएगा? अर्ध परिधि होता है कितना? परिधि होती है 2πr, उसमें 2 से भाग करेंगे एक कट जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ बोला गया 22/7 रखना है आपको, और r का मान है कितना? 0.5। तो L1 कितना हो गया? 22/7 गुणे 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब अगर आप द्वितीय अर्धवृत्त के लिए निकालें अर्ध परिधि, तो यह है कितना? L2। तो L2 कितना हो जाएगा? फिर से πr, यानी पाई इंटू r, मतलब अब की बार इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा πr। तो पाई का मान है कितना? 22/7, और r का मान आपकी बार कितना हो गया? 1.0, क्योंकि यहाँ से b माना जाएगा, L2 के लिए आपका b है, तो ये त्रिज्या आपकी कितनी है? 1.0 है। अब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप देख लीजिए पहले गुणनफल। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 भी 11, यानी 11.0/7 इतना। फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 एकम 22, यानी 22.0/7 सेंटीमीटर L2 हो गया।
फिर इसी तरीके से अगर आप L3 निकालें, यानी तृतीय के लिए निकालें, तृतीय अर्धवृत्त की अर्ध परिधि अगर आप निकालें जो L3 से रिप्रेजेंट किया गया जिसको, यानी ये, तो इसके लिए केंद्र ये होगा, तो त्रिज्या पूरी इतनी दी गई, कितना 1.5, तो यहाँ पर भी 22/7 और गुणे कितना 1.5, इसका गुणनफल देख लीजिए कितना आएगा, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 दूनी 30, 3 33 और एक अंक पे दशमलव, यानी 33 बटे कितना 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से L1 की लंबाई आ गई 11/7 सेंटीमीटर, L2 की लंबाई आ गई 22/7, यानी ये जो लंबाई है अर्ध परिधि ये वाली, यानी पहले वाला जो सर्पिल है उसकी लंबाई कितनी है 11/7 सेंटीमीटर, दूसरा वाला सर्पिल यानी L2 की लंबाई कितनी है 22/7, तीसरे वाली L3 सर्पिल उसकी लंबाई कितनी है 33/7। इस तरीके से चौथे, पांचवें, छठवें सब सर्किल्स जो सर्पिल बने हुए हैं उनकी लंबाइयां हम इसी तरीके से अर्धवृत्त की परिधि निकाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हमने अर्धवृत्त लिख दिया तो यहाँ अर्ध परिधि लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर हमने वृत्त लिखा होता तब हम अर्ध परिधि लिखते। तो अर्धवृत्त हमने बोल दिया, इसका मतलब वृत्त आधा है तो उसकी परिधि जो होगी वो 2πr/2 ही होगी, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पूरे वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। अब अगर अर्धवृत्त है तो इसमें उसकी परिधि भी क्या हो जाएगी, आधी। परिधि का मतलब ये जो सर्कुलर पाथ होता है, जो वृत्ताकार रास्ता होता है, उसी को आप बोलते हो परिधि। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इन तीन निकाल लिए, बाकी के इसी तरीके से कितने हैं 13 है, तो हमको कुल लंबाई निकालनी है। तब कुल लंबाई अगर हम निकालना चाहें तो कुल लंबाई होगी कितनी, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी 11/7 प्लस 22/7 प्लस 33/7, इन सबको जोड़ना पड़ेगा और फिर प्लस में डॉट डॉट, कितने पदों तक जोड़ना होगा 13 पदों तक, क्योंकि इसने बोला क्या है, इसने यही तो बोला है ना कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, तो पदों की संख्या इसमें 13 होगी। यहाँ देखिए सब में बटे 7 है तो उसको हम क्या कर लेते हैं उभयनिष्ठ यानी कॉमन, बचा 11 प्लस 22 प्लस 33 और फिर प्लस डॉट डॉट, या एक काम करिए 11/7 को ही कॉमन कर लीजिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 11 से सब कट रहे हैं तो यहाँ पर 11 ले लीजिए तो हो जाएगा 1 और फिर यहाँ कितना 2 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3 और इस तरीके से कितने पद हो जाएंगे 13 पदों तक। अब इसको जोड़ लीजिए कितना आएगा 11/7, ये देखिए AP है क्योंकि हर एक पद का अंतर कितना एक है, तो फिर ये AP बनेगा और AP के n पदों का योगफल उसी फार्मूले से n/2 2a + n-1 × d, तो a कितना है 1, यानी 2 × 1 हो जाएगा, प्लस n बराबर 13 है तो 13 में से 1 जाएगा और फिर इंटू d भी हमारा कितना है 1 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 11/7, 2 1 कम 2, 13 में से 1 गए 12 और 12 और 1 का गुणनफल 12 ही होगा। अभी 12 और 1 सेकेंड यहाँ n/2 भी रहता है, n/2 इसका मतलब 13/2 भी इसमें रहेगा। ठीक है, इस तरीके से तो वो कितना जाएगा गुणे 13/2, क्योंकि n/2 2a + n-1 × d होता है। यहाँ हो गया कितना, यहाँ हो जाएगा 2, 2 1 कम 2 और 13 में से 1 गए 12, तो 12 1 कम 12, अभी कितना हो जाएगा 12 और 2 14 और इधर हो गया 11/7 गुणे 13/2 और फिर 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अभी देखिए 2 7 14 हो गया, इसका मतलब 11/7 गुणे 13 फिर गुणे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 11 गुणे कितना हो गया 13, 13 1 कम 13 फिर 13 1 कम 13 कितना 14, यानी 143 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिर हर एक सर्पिल की लंबाई L1 L2 L3 L4 इस तरीके से जब हमने जोड़ा तो इस तरीके से 13 सर्पिल थे, तो 13 सर्पिल का योगफल कितना आ गया, सर्पिल जो थे उसकी कुल लंबाई कितनी आ गई 143, और ये किस तरीके से हमने निकाला AP के n पदों के योगफल वाले फार्मूले को यूज करके। ठीक है, तो किस तरीके से आपने देखा, सबसे पहले हमने क्या किया L1 L2 L3 यानी हर एक अर्धवृत्त की लंबाई हमने निकाल ली। उसके बाद हमने क्या देखा, देखा कि इस तरीके से जो लंबाइयां रखी गई हैं उसमें 11/7 सब में है, क्योंकि 11 दूनी 22 11 3 33 इस तरीके से सब में है, कॉमन कर लिया।
अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से 13 पदों तक आया, जो एक क्या है, एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पद का अंतर 1 है। देख लीजिए, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो हर एक पदों का अंतर अगर बराबर है तो फिर इस कंडीशन में जो संख्याओं की सीरीज होती है, श्रेणी होती है, उसको हम बोलते हैं एपी। और एपी के n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया और सोल्यूशन हमारा निकला 143 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 है क्या, देखते हैं। लिखा हुआ है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर, नहीं ये तो 20 है, 19वां देखिए। 200 लट्ठों की ढेरी 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, यानी 200 लट्ठों को है ढेरी के रूप में, ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, 20 लट्ठे। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने, 20 लट्ठे। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे। ठीक है, फिर क्या बोला, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये क्वेश्चन है, यानी जो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा जाता है वो इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति यानी उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19, फिर उससे ऊपर 18, फिर उससे ऊपर 17, फिर उसके ऊपर 16, इस तरीके से रखे जाते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, फिर क्वेश्चन ने पूछा है ये 200 लट्ठे जो है वो कितनी पंक्तियों में, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर इसमें तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये क्वेश्चन है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम बाय फिगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें चित्र से, तो सबसे नीचे जो है वो लट्ठों की संख्या कितनी है, 20। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कितनी है, 20 लट्ठे रखे गए। ठीक है, ऐसे ठीक इस तरीके से रखे गए हैं, कितने रखे, 20। और फिर इस तरीके से, फिर इसके ऊपर कितने रखे गए हैं, 19, यानी ये जो जगह बची हुई है इसमें कुल कितने लट्ठे रखे गए हैं, 19 लट्ठे रखे गए हैं। ये आपका नीचे वाला जो है इसमें लट्ठों की संख्या कितनी है, 20, ऊपर वाले में लट्ठों की संख्या कितनी है, 19। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर वाले में कितना, इसके ऊपर वाले में हो जाएगा कितना, 18 लट्ठे। फिर इसके ऊपर वाले में कितना हो जाएगा, 17। फिर इसके ऊपर वाले में 16, और फिर इसके ऊपर वाले में 15, और ऐसे ही डॉट डॉट और भी रखे गए हैं, है कि नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो कुल लट्ठों की संख्या है कितनी, 200, क्योंकि 200 लट्ठों को ही हमने यहाँ पे एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा हुआ कि पहली पंक्ति में 20, फिर उसके ऊपर जो लट्ठे रखे गए हैं उसमें 19 लट्ठे हैं, फिर उसके ऊपरी
पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18, फिर उसके ऊपर 17 लट्ठे, फिर इस तरीके से लट्ठे रखे गए, ठीक है। अब देखिए अगर हम लट्ठों की संख्या देखें तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, इसका मतलब हर एक पंक्ति में, यानी जो ऊपर वाली पंक्ति है नीचे वाली पंक्ति से एक कम लट्ठे उसमें रखे जा रहे हैं। देख लीजिए 19 जो कि 20 से कम है, 18 जो कि 19 से कम है। तो हर एक पंक्ति जो ऊपर है वो अपने नीचे वाली पंक्ति में जितने लट्ठों की संख्या उससे एक कम लट्ठे उस पंक्ति में रखे जा रहे हैं। अब इस तरीके से जब लट्ठे अरेंज होंगे, व्यवस्थित किए जाएंगे, तो बोला है कि इस तरीके से व्यवस्थित करने पर कुल कितनी पंक्तियों में, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो कुल कितनी पंक्तियों में ये 200 लट्ठे जो हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगे। और जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी, जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी, उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, यही पूछा है। तो देखिए अगर हम बात करें इसको, अगर हम अरेंज करें तो 20 + 19, क्योंकि कुल लट्ठों की संख्या इन्हीं को जोड़कर मिलेगी, तो 20 + 19 + 18 + 17 और फिर प्लस डॉट डॉट, हम मानते हैं कि इस तरीके से एपी मिलेगी, डॉट डॉट करके एपी मिलेगी। और फिर हम इसके पहले हम मान सकते हैं कि माना पंक्तियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, यक्स है, यानी माना पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यक्स है। अब इसको सॉल्व करना हमको क्या करना है, तो हर एक मतलब पंक्तियों की संख्या कुल कितनी है, यक्स है, तो फिर कुल लट्ठों की संख्या जो पंक्तियों में व्यवस्थित हुए वो क्या हो जाएगी, 20 + 19 + 18 + 17 + डॉट डॉट, और ऐसे n मान लीजिए, तो ऐसे कितने n पंक्तियों तक, n पंक्तियों में व्यवस्थित हुए कि नहीं हुए। तब लट्ठे ऐसे तो व्यवस्थित होंगे कि पहली पंक्ति में कितना 20, दूसरी पंक्ति में कितना 19, तीसरी पंक्ति में 18, फिर अगली पंक्ति में 17, फिर ऐसे ही n पंक्तियों में व्यवस्थित हुए। अब कुल लट्ठों की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, कुल लट्ठों की संख्या, तो कुल लट्ठों की संख्या हो क्या जाएगी, इनका योग, यानी 20 + 19 + 18 + 17, और इस तरीके से आगे कितने पदों तक, n पदों तक, यानी प्लस डॉट डॉट और n पदों तक। अब देखिए कुल लट्ठों की संख्या है कितनी, 200, इसका मतलब ये बराबर होगा किसके, 200 के। सिंप्लीफाई अगर आप इसको करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए 20 19 18 एक एक कम, यानी अंतर एक आ रहा है, हर बार एक आ रहा है, तो पदों के बीच का अंतर बराबर, इसका मतलब सार्वंतर बराबर। तो इस तरीके से यह एक क्या बनेगी, एपी। तो ये एक एपी है जिसका प्रथम पद 20 है, सार्वंतर डी 1 है क्योंकि अंतर पदों का 1 है, और n पदों की संख्या कितनी है, n है। पदों की संख्या n है, तब Sn यानी n पदों का योगफल Sn वो कितना दिया हुआ है, 200, Sn यानी 200 वो क्या जाएगा, n/2, 2 × a का मान है 20 प्लस n - 1 × d बराबर 1 है क्योंकि पदों के बीच का अंतर 1, बराबर कितना 200। 20 दूनी होता है 40, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, और प्लस n - 1 का 1 में गुणा होगा तो n - 1 ही रहेगा, बराबर कितना 200। देखिए 40 में से 1 जाएगा 39 आ जाएगा, यानी n/2 39 प्लस n बराबर कितना 200। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n अंदर चला जाएगा, इसका मतलब 39n और फिर प्लस n² और 20 और 200 और 2 का क्या हो जाएगा गुणा, जो बराबर के इस तरफ है बराबर 4, इसको इस तरफ भेजिए तो n² माइनस 39n और फिर सॉरी प्लस 39n और माइनस कितना 400 बराबर 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो n का मान आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मेथड इसके पहले भी पता चल चुका है कि द्विघात समीकरण किस तरीके से सॉल्व होता है, फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से भी हम इसको हल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमने द्विघात फार्मूला पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखिए यानी स्क्वायर का गुणांक 1 और -4, तो -4 यानी 400, इसका फैक्टर करते हैं 2 दूनी 4, 100, 50, 25 और फिर 5 बचे 25, फिर 5 एकम 5, हमको 39 चाहिए, कुछ इस तरीके से हमको सॉल्व करना है।
तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, 5 दूनी 10, नहीं होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, या 5 पचे 25 दूनी 50, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से भी 39 नहीं आएगा। तो ठीक है, एक सेकेंड देखिए, यहाँ डी प्लस नहीं बल्कि -1 होगा, ये मिस्टेक हो गई है हमारी। यहाँ डी -1 होगा, क्योंकि अंतर देखिए दूसरे में से पहला घटता है, तो डी 1 नहीं होगा बल्कि डी कितना होगा, -1, इसलिए मिस्टेक हो गई, गुणनखंड नहीं आएगा। आप कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस पर उसका इफेक्ट होगा और वो क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो आप समझ भी जाएंगे, जब काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे, तो क्वेश्चन को लगाते ही अगर आपको थोड़ा सा भी ऑड महसूस होगा तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि डी जो है वो -1 होगा, क्योंकि दूसरे में से पहला घटाया जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ -n होगा, और माइनस +1 हो जाएगा, तब ये 39 ना होकर कितना हो जाएगा, 41, और यहाँ पर +n ना होकर क्या हो जाएगा, -n। फिर ये पूरा सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा, हो कितना जाएगा, 41n, 41n -n², और बराबर 2 का गुणा इधर जाएगा तो 400 हो जाएगा। अभी देखिए -n² प्लस 41n, और इस तरफ इसको लाएंगे तो -400 बराबर 0, इसका गुणांक माइनस, इसको धनात्मक करेंगे तो -1 से गुणा, -1 से गुणा करते ही चिन्ह क्या होंगे, रिवर्स, यानी जो माइनस में वो प्लस और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये n² प्लस में हो जाएगा, फिर -41n माइनस में हो जाएगा, और फिर प्लस में कितना, 400 बराबर कितना, 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, फिर से हमें 400 ही मिला, क्योंकि c यानी जो अचर पद है वो 400 ही है, और यानी स्क्वायर का गुणांक a भी हमारा 1 है। तो कितना हो जाएगा, 200, 100, फिर 50, फिर 25, फिर कितना, 5 पचे 25, और फिर 5 एकम कितना, 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। n² -41, 2 दूनी हमको 41 चाहिए जोड़ने और घटाने पर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 पचे 25 दूनी 50, 50 में से 8 जाएगा तो 42 आएगा, ठीक है। 2a + n - 1 × d, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 पचे 25, 16 और 25 41, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा कितना, n² -16n यानी 16n, फिर -25n, दोनों माइनस में रहेंगे क्योंकि 16 और 25 दोनों ही 41 से छोटे हैं। तो जब भी जो भी संख्या यहाँ पे लिखी रही होती है उससे छोटे पद आपको मिलते हैं, तो फिर उनके चिन्ह एक जैसे ही होंगे, तभी आपका 41 मतलब उसके बराबर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 16 और 25 से, इसलिए हमको माइनस चाहिए, तो दोनों माइनस में होंगे तभी जुड़ेंगे। और फिर प्लस में 400 बराबर 0, यहाँ देखिए n कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, n -16, माइनस में 25 को कॉमन करेंगे तो n, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 25 से 400 में भाग करेंगे तो 16 ही आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो n -16 दोनों जगह है, बचेगा तो n माइनस कितना, 25, और बराबर कितना, 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब एक बार n -16 बराबर 0 रखेंगे, तब n बराबर कितना आ जाएगा, 16, और जब n -25 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए यहाँ n 25 और 16 दो है, हम दोनों ही आंसर्स को यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही धनात्मक हैं, पूर्णांक हैं। तो इसमें से एक्चुअल में क्या लिया जाएगा, 16 की 25, तो आप देखिए यहाँ 16 लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 पदों का योगफल जो है वो कितना आएगा, 200। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई है 20 + 19 + 18 से 16 पदों का योगफल भी 200 आएगा, और 25 पदों का योगफल भी 200 आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ डी जो है वो माइनस में है, तो कुछ पद जो होंगे वो ऋणात्मक में भी मिलेंगे। जब हम यहाँ पदों की सीरीज बनाएंगे 25 पद तक, अगर हम 16 पद तक बनाते हैं तो वो तो धनात्मक ही रह जाएगा, उसका 200 आ जाएगा। पर अगर हम 25 पद तक बनाते हैं तो बचे हुए कुछ पद जो इसमें आगे आ रहे हैं, 16 के बाद 9 पद और एक्स्ट्रा आएंगे ना उसमें 25 पदों में, तो उनमें क्या होगा, कुछ ऐसे पद हमको मिलेंगे जो ऋणात्मक होंगे, और जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो धन और ऋण एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे,
और जब घटा देंगे उस कंडीशन में कुछ पद क्या होंगे, घट जाएंगे, और घटने के बाद तब भी योगफल कितना होगा, 200 ही होगा। इसलिए 25 पदों का योगफल भी 200 होगा इस एपी का, और 16 पदों का योगफल भी कितना होगा, 200। ठीक है, पर हमें आंसर क्या लिखना है, 16 लिखना है, 25 नहीं, क्योंकि 25 में कुछ ऐसे पद भी होंगे जो ऋणात्मक होंगे और जुड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा केवल धनात्मक पद जिसका योगफल 200 होगा। इसलिए हमको क्या लेना है, केवल 16, यानी जो छोटा होता है उसी को लेना होता है। तो अतः n बराबर कितना हो गया, 16। हमसे पूछा क्या है, पंक्तियों की कुल संख्या, और हमने माना उसे n, तब या अतः आंसर में जब आप लिखेंगे तो पंक्तियों की संख्या जो है वो कितनी आएगी, 16। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 16। फिर बोला अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो अंतिम पद क्या है, nवां पद। इसका मतलब अंतिम पद में, अंतिम पंक्ति में, नॉट पद, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगी, nवां पद, यानी an से निकल जाएगा आपका। ये होता कितना है, a प्लस यानी प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो क्या जाएगा, प्रथम पद है 20 प्लस n कितना निकला आपका 16, तो 16 में से 1 घटा दीजिए और d माइनस 1 है, ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 गए 15, 20 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी जो अंतिम पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी, 5, और जो कुल पंक्तियों की संख्या है जिसे 200 लट्ठों को अरेंज करना जिसमें, वो कितनी है, 16। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज। क्वेश्चन काफी लेंथी है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन बचा है, अब उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।